क्रिया का 9वां और 10वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? जिंक और कार्बन। सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है जो विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो कौन है? प्राप्ततम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। जाइलम जल के ले जाने का काम करता है, जबकि फ्लोएम खनिज को ले जाने का काम करता है। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। संवेग का फॉर्मूला P बराबर mv, जहाँ m मास है और v वेलोसिटी वेग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? गुआनिडीन नहीं पाया जाता है। सेल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। CaSO4 हाफ H2O। जबकि जिप्सम का अगर फार्मूला की बात करें कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ हो जाता है। नवसादर और नमक के मिश्रण से नवसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऊर्ध्वपातन क्रिया में कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाती है, जैसे आयोडीन, नेपेंथलीज, कपूर, ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? एंथोसायनिन। कौन सा जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है? 1:600। नीचे दिए कथनों का मिलान करना है। चलिए देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। लैपिडेटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। यानी सब का सब कथन सही है। सेरिकल्चर रेशम के बारे में अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी। पोमोलॉजी में फल। सोरोलॉजी में छिपकली और पिसिकल्चर में मछली। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? ऑक्सिन नहीं पाया जाता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोस। कौन सा आरंभिक जैन सहित का भाग नहीं है? कौन नहीं है? थेरीगाथा। जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव थे। इसके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, जबकि संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? सातवाहन ने। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो कौटिल्य, जिनका और अन्य नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में वर्णन है, कैसे किस तरह से शासन चलाया जाता है किसी राज्य पर। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवाने ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? जेबू ईशा के द्वारा। मिलान करना है।
निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए कुटुकों को उत्तर का चयन करना है। चलिए, दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन, गुल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबद कहाँ? बीजापुर में है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किए थे। किस युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1766 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुआ था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो जाती है। सरकी वंश के राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। इब्राहिम शाह सरकी। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? मीर ए वहर। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? मध्य प्रांत। देखिए, 1857 के क्रांति के बारे में कुछ व्यक्ति बोले हैं, सुनिए। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने कहा था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 क्रांति को कहा था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद 1918 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन में 1918 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल में स्थापना 1906 में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था? 1917 में। भारत में गांधी जी लौटे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। मूक नायक पुस्तक भीमराव अंबेडकर का पुस्तक है। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म का पहचान करना है। जमींदार जफर अली खां, भवानी मंदिर पुस्तक बरिंद्र कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। जबकि संध्या पुस्तक के लेखक सचिन राज सन्याल नहीं थे। कौन थे? ब्रह्मानंद उपाध्याय थे। बंगाल गजट जेम्स सिक्की। संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? किसने? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो को नारा दिया था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग, प्रचलित नाम उसका साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की? किसने? स्टैनली वाल्बडीन ने। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को होता है, जबकि साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। 3 फरवरी 1928 को इसका भारत में विरोध होता है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी इसका, लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं और लाला लाजपत राय साइमन गो बैक का नारा देते हैं। चलिए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने क्या कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे तो उसी समय विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। गांधी जी 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। उस समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1858 का अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था ब्रिटिश क्राउन के नाम पर?
निम्नलिखित में कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के.एम. पनिक्कर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? झूमिंग कृषि दक्षिण पूर्व एशिया में, मिल्पा मैक्सिको में, और लद्दाख कहाँ होता है? तो ये श्रीलंका में नहीं होता, कहाँ होता है? मलेशिया में होता है, मिल्पा मैक्सिको में। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? कुरंकू में। देखिए, अगर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए कि किस में है, तो डायरेक्ट पूछा जाए तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगर राज्य बोले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो यूपी में है, और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। किस राज्य में? सिक्किम में। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात वाला केंद्र सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुदुचेरी। जनगणना संघ सूची का विषय है। 2011 में जो जनगणना हुआ था 15वीं जनगणना था। 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। जनसंख्या विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। देखिए, अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कौन हो जाएगा? केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य 2011 के अनुसार बिहार है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादरा नगर हवेली। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल गलत है। एक वर्ष में नहीं, 1/3 सदस्य होते हैं, 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए, और कुछ देख लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल बात सही है। राज्यसभा का विभाग नहीं होता है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। जबकि याद रखिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों यानी जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें भी अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार। देखिए, सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? कौन है? तो उप निरीक्षक पुलिस। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की बात करते हैं तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है, जबकि हाई कोर्ट का उल्लेख, उच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 214 में किया गया है। भारत के संविधान द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? भारत अर्ध संघीय है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? कौन करता है? तो संसद। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, संसद 79 में। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति 3 तरह के इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में वर्णन है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन है।
भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। पहला लागू हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को, भारत और चीन में जब युद्ध हुआ था उस समय लागू हुआ था। दूसरा 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर जब आक्रमण कर देता है, तब भारत उसे आज़ाद करवाता है। उस समय 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेशी संकट के कारण हमारे देश में आपातकाल लगा था। और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी लगाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? उपराज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्यपाल के शपथ की बात करें तो जिस राज्य के राज्यपाल बने हैं वहां के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल के शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? मणिपुरी नृत्य शैली मणिपुर का है। कथक उत्तर भारत का, मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सत्रिया असम का है, छऊ ओडिशा का और ओडिसी ओडिशा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? हम्पी मेला को। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तृतीय पीढ़ी की। कंप्यूटर में कुल 5 पीढ़ियां विकसित हुई है। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का। IC अर्धचालक के बने होते हैं। और IC की खोज कौन किया था? तो JS केल्वी ने किया था। कंप्यूटर के चतुर्थ पीढ़ी में यानी फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का समय आया। ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर यानी चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसी के समय VLSI का प्रयोग किया गया था। वेरी लार्ज VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। और पांचवी पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में। किसे तिब्बत नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसार को तिब्बत नववर्ष का मतलब नए साल के रूप में मनाया जाता है। क्या सार्वजनिक वस्तुओं को श्रेणी में नहीं आता है? खाद्य वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में शिक्षा मंत्री की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्य को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क को। निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? गारो हिल्स। गारो जयंतिया खासी ये मेघालय का क्या है? मेघालय का पहाड़ का नाम है। निम्नलिखित में कौन सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए नेक्स्ट सेट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेट है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? प्रसरण नियमन का। शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि, यानी कोल्ड स्टोरेज में जो फल रखे होते हैं वो ज़्यादा समय तक क्यों चलते हैं? श्वसन की दर घटा दी जाती है इसीलिए। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपना शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या बोला जाता है? बायोलुमिनिसेंस। जैसे जुगनू देखे होंगे, वो रात को
अपना रोशनी खुद निकालते हैं वो क्या कहलाएंगे? बायोलुमिनेसेंस कहलाएंगे। पर्यावरण से संबंधित सम्मेलनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। बेसल कन्वेंशन 1992 में हुआ था, रॉटरडैम कन्वेंशन फरवरी 2004 में, और स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था? मई 2004 में। जितना भी कन्वेंशन है बिल्कुल सब सही दिया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल किससे बना होता है? तो पिताजी, याद रखिएगा पिताजी, तांबा प्लस जस्ता का बना होता है कौन? पीतल। जबकि टीन की बात करें तो टीन किसका जबकि कांसा की बात करें तो कांसा किसका बना होता है? कॉपर प्लस टीन का कांसा बना होता है। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। थोरियम का अयस्क का नाम मोनाजाइट है, मोनाजाइट मिट्टी से थोरियम प्राप्त होता है। मोनाजाइट मिट्टी केरल में मिलता है। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? वाष्प का। देखिए अगर भाप से हाथ जलता है तो ज़्यादा जलन होता है क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? याद रखिएगा विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। हमारे शरीर में प्रतिदिन विटामिन बी और सी बाहर मूत्र के द्वारा निकल जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध और मांस में विटामिन सी नहीं मिलता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, जबकि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? छिपकली नहीं आता। छिपकली अंडे देती है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? मेटाकार्पलस। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। डायनामाइट का आविष्कार की बात करें तो एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? कौन है? कोशिका भित्ति। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। भारतीय गणतंत्रों में निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक मौर्य वंश से अपनाया गया है? द सारनाथ की लाट को। निम्नलिखित शासकों में किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया था? किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के समय चीन के प्रसिद्ध यात्री हेनसांग आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। हर्यक वंश का स्थापना की बात करें तो हर्यक वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश का स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे।
मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? पेन, यानी मौर्य काल में जो सिक्का का नाम था, क्या नाम था? पेन। दिनार, जो सिक्का गुप्त वंश के सोने के सिक्का का नाम दिनार था। अरब यात्री अल मसूदी ने किस के शासनकाल में भारत की यात्रा की? महिपाल प्रथम के शासनकाल में। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का तात्पर्य क्या है? भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कनौज के हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। निम्नलिखित घटना पर विचार करना है। कुतुब निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर उसके बाद दिया हुआ भारत में पुर्तगालियों का आगमन और कृष्णदेव राय का शासनकाल। देखिए कुतुब मीनार की नींव किसने डाला था? तो याद रखिएगा कुतुब मीनार बनाने का नींव जो कि डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुब मीनार में कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। पुर्तगाली भारत कब आए थे? तो पुर्तगाली 17 मई 1498 को भारत आए थे, वास्को डिगामा पुर्तगाल से, जिसका स्वागत कालीकट बंदरगाह पर राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए मध्यकालीन भारत के दौरान फैनम शब्द का उल्लेख किया गया था सिक्के। लॉर्ड मेयो के बारे में कथन पर विचार करना है। देखिए लॉर्ड मेयो के बारे में, भारत के प्रथम गणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुआ था। कथन 2 बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। इन्हें डबलिन में दफनाया गया था। पोर्ट ब्लेयर में किसी ने इसे चाकू मारकर हत्या कर दी थी लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से भारत में होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3, 4 यानी ऑप्शन डी। चलिए कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो कौन थे? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल यानी ऑप्शन डी। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, जबकि चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हो जाता है, जिसका कारण आंदोलन के हिंसक होने के कारण महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? मैसूर में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में, पेशवा को समाप्त कर दिया गया था। भारत में भवन वास्तु में स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? पुदुचेरी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना हुआ था 1872 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रेल चली थी। 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डॉफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ ए हुम के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा बॉम्बे में हुआ। इसमें पहली बार 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैबल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम सी राजगोपालचारी था, जबकि भारतीय ना पूछे तो कौन आंसर हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देख लेते हैं। सप्तऋषि विग तारामंडल का हिस्सा बनाता है, बिल्कुल सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनाता है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है?
नुब्रा घाटी के उत्तर में। पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या के मेकल सुता कहा गया है? नर्मदा को। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? मालदीव, गैबोन, ब्राजील से होकर गुजरती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो लोकसभा के राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता के रूप में काम नहीं करते हैं ये। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का अगर कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है? तो याद रखिएगा 35 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? स्थिरता और समतुल्यता। समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। किस गुण से यह निर्धारित होता है? भारत का संविधान परिसंघीय है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। याद रखिएगा, लोकसभा भंग राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत करते हैं। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में और लोकसभा का उल्लेख 81 अनुच्छेद में किया गया है। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है लोकसभा अध्यक्ष। निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य संयुक्त परियोजना है? तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। इसरो गठन की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को। जाक्सा जापान का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, किशन महाराज, शिव कुमार शर्मा ये बनारस घराना से संबंधित है। अमीर खुसरो दिल्ली घराना से संबंधित है। उस्ताद अमीर खान किस घराने से संबंधित थे? तो इंदौर घराना से। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डेविड एस्टिन ने। टापू लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। पिंडवानी छत्तीसगढ़ का है। लावनी तमाशा महाराष्ट्र का नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का। कठपुतली घूमर कालबेलिया राजस्थान का है। जट जाटिन बिहार। गरबा डांडिया गुजरात का। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रिवर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? 441 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश का परिणाम नहीं था? आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? बजट घाटे और आंतरिक तथा वाह उत्पादन में निवल वृद्धि का योग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में स्थित है। कौन सा जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कीटनाशक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर के जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। उष्मागतिक थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा, जबकि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है। न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति मिलता है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए इस तरह से 9वां और 10वां सेट समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए और 1 या 2 बार इस जो टेस्ट सीरीज को है उसका डिस्कशन देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोग को पूरी तरह से याद हो जाएगा। धन्यवाद।